गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कई सारे पेरेंट्स ने मुझे मेल किया है, मेरी टीम को मेल किया है कि सर देखिए आप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये ले लो, गवर्नमेंट वो ले लो, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमको बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करवाना है, क्योंकि उसको ऑलरेडी 4-5 साल हो चुके पढ़ते हुए, और बच्चे का और ईयर हम ख़राब नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि भाई हम अफोर्ड कर लेंगे, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, पर आप हमको बताइए तो सही कि प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर हम करवाना चाहते हैं। आप हमें एक तरीका बताइए। आप हमेशा ये बोल देते हैं कि गवर्नमेंट से करो, ये करो, वो करो, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको अपने बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कराना है, तो अब किन बातों का ध्यान रखें। और ये बिल्कुल सही बात है, एकदम वाजिब बात है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं एमबीबीएस के लिए, वो सब बंद तो नहीं हो जाएंगे, वो सब चल ही रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे चुनना है। मान लीजिए आपने पूरा दिमाग बना लिया, आपने पूरा दिमाग में डाल लिया है और आपने मन बना लिया है आपने कि भैया आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है, तो अब कॉलेज कैसे चुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लाखों रुपया, मतलब कई केसेस में तो करोड़ों रुपया जो है दाव पे लगा होता है। तो पहले समझ लें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या आपकी चेकलिस्ट होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ये देख रहे हैं तो आप प्लीज एक पेन और पेपर ले लीजिए, ठीक है। जो जो बातें मैं बता रहा हूं उन बातों को लिख लीजिए और उनको चेकलिस्ट को ओके कर लेना। अपनी मैं बता रहा हूं आपको, एक चेकलिस्ट बना लीजिए, उसको टिक करते जाइए। सारे पॉइंट टिक हो गए हैं तो फिर आप चिंता मुक्त होकर जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे को एमबीबीएस करा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें। तो चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आप, एनएमसी अप्रूवल एंड यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, ठीक है ना। तो चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट ये है वो एनएमसी अप्रूवल एंड यूनिवर्सिटी एफिलिएशन। इसका मतलब ये है कि कॉलेज जो है वो एनएमसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब एनएमसी का से कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। इसका पता लगाने के लिए आपको नेशनल मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा। वहां पर आपको अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलेज की लिस्ट को चेक करना पड़ेगा। तो आप जिस मेडिकल कॉलेज का सोच रहे हैं वो उस रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो आप जब आप ये चेक करेंगे तो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए उसमें इस सेशन के लिए भी, कि 25-26 के सेशन के लिए जो है वो एमबीबीएस वहां पर रिकॉग्नाइज्ड है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले के बैचेस रिकॉग्नाइज थे और बाद के बैचेस को वो डी रिकॉग्नाइज कर देता है मेडिकल काउंसिल, ठीक है ना। दूसरा, यूनिवर्सिटी जरूर चेक कीजिए कि आपका जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें आप बच्चे को एडमिशन दिलाने ले जा रहे हैं वो किस यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलेटेड है, ठीक है। फिर वो जो यूनिवर्सिटी है उसका स्टेटस क्या है, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी है तो चिंता मत कीजिए फिर आप, ठीक है। अच्छा कॉलेज ही होना चाहिए। फिर कई बार क्या होता है, कई बार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है, कई बार यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलिएशन नहीं भी होता है, कहीं का जो वैलिड नहीं है कानूनी तौर पे, परंतु आप यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है वो ये है कि जो मेडिकल कॉलेज आप चुन रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चुन रहे हैं एमबीबीएस के लिए, उसमें पिछले 4-5 सालों में सीटों की संख्या कम तो नहीं हुई है। कि पहले 140 सीट की परमिशन थी, अब उसको 100 ही सीट रह गई हैं। पहले उसको 200 सीट की परमिशन थी, अब उसको जो है वो एनएमसी ने 80 सीट पे ला दिया है। यदि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट कम हो रही हैं, समझ लीजिए बहुत बड़ा लोचा है, कोई समस्या है बड़ी, इसलिए वहां पर फिर उसको कंसिडर ही मत कीजिएगा। सीटें एक समान बनी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। सीटें बड़ी हैं, अच्छी बात है, ठीक है। पर सीटें कम हुई हैं, ये एक रेड फ्लैग है, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा चेकलिस्ट में पॉइंट ये, टीचिंग हॉस्पिटल और क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे चेक करेंगे। टीचिंग हॉस्पिटल में आपको पहली कंडीशन जो चेक करनी है, जो एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, कि 300 से अधिक बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रन हो रहे हैं, उनके पास में 300 प्लस बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और हॉस्पिटल फुली फंक्शनल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, डेली ओपीडी 500 से अधिक। अब देखो ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा आपका एमबीबीएस करने जा रहा है या बच्चे जो एमबीबीएस करने जा रहे हैं उनको 5 साल के बाद भैया देखो प्रोफेशनल डिग्री फील्ड में आना पड़ेगा। तो आपका एक्सपोजर सही हो, आप पैसा खर्च करके भी अच्छे डॉक्टर ना बन पाए, प्रॉब्लम की बात है,
तो पहला तो पॉइंट ये कि 300 प्लस बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और ये फुली फंक्शनल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि डेली ओपीडी, डेली की जो ओपीडी है वो 500 से अधिक पेशेंट की होना चाहिए। इसके लिए आप ओपीडी रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, 500 से अधिक की ओपीडी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है, जितने भी इन पेशेंट हैं, जो पेशेंट अस्पताल में एडमिट किए जाते हैं वो इन पेशेंट कहलाते हैं। वहां पर बेड के ऊपर 70% से अधिक ऑक्यूपेंसी होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, सभी डिपार्टमेंट के अंदर 70% से अधिक ऑक्यूपेंसी होना चाहिए, मतलब अस्पताल अच्छा खासा चलता है। फिर क्लिनिकल रोस्टर को देखिए, क्लिनिकल ड्यूटी रोस्टर को देखिए। एक रजिस्टर होता है जिसमें मस्टर बोलते हैं इसको कई लोग, उसमें जो है वो कि किस एमबीबीएस थर्ड ईयर के बच्चों की ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है। ड्यूटी लगती है तो बच्चे वाकई में मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल को अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, उसको चेक कीजिए, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां का सर्जरी डिपार्टमेंट कैसा है। यदि सर्जरी डिपार्टमेंट अच्छा है तो एक टिक कर दीजिए कि हाँ भाई ठीक है। दूसरा, ऑप्स गाइनी, ऑप्स गाइनी का डिपार्टमेंट फंक्शनल है या नहीं है। तीसरा, पीडिया का डिपार्टमेंट, छोटे बच्चों का डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साइकेट्री डिपार्टमेंट में पेशेंट आते हैं कि नहीं आते हैं, साइकेट्री डिपार्टमेंट फंक्शनल है कि नहीं वो देख लीजिए। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जो है पेशेंट है या नहीं वो भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जो किसी अच्छे अस्पताल में हमेशा चलते हैं। सर्जरी, ऑप्स गाइनी, पीडिया, साइकेट्री और ऑर्थो, ठीक है। फिर तीसरा जो चेक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है फैकल्टी और स्टाफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो फुल टाइम फैकल्टी होना चाहिए, और जो फैकल्टी होना चाहिए वो एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अप्रूव होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यदि मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए यदि मैं अप्लाई करूं तो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टीच इन मेडिकल कॉलेज। क्यों? कारण यह है कि मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद मैंने मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया, मैंने सीएमसी बेल्लोर से, ठीक है। उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ मेडिसिन के बाद में मैंने जो है पीजी डायबिटोलॉजी किया, मैंने यूएस से किया, मैंने जो है डिप्लोमा कार्डियोलॉजी जो है मैंने बोस्टन से किया। तो मैंने फॉरेन डिग्रीज ले रखी है। मैंने ये जो डिग्री ली है वो अपने अनुभव के लिए, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए लिए, ठीक है। ये डिग्री नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज में टीचिंग के लिए अलाउड नहीं है। मेडिकल कॉलेज में टीचिंग के लिए आपको एमडी एमएस करना पड़ेगा या डीएनबी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो सीनियर रेसिडेंसी 3 साल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, आप किसके लिए, एचआरशिप 3 साल पूरा करेंगे मेडिकल कॉलेज में, फिर अप्लाई करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो वहां से एंट्री शुरू होती है। तो अपना एक इनका प्रोटोकॉल है, जैसे कि कितना ही अच्छा कोई टीचर हो, उसको यदि स्कूल में पढ़ाना है तो उसको बीएड करना जरूरी है। बीएड के बगैर नहीं जा सकते आप अंदर स्कूल में, चाहे कितने अच्छे टीचर हो आप। तो पॉइंट ये कि हर एक की अपनी नॉर्म है। तो इसका मतलब ये कि फुल टाइम फैकल्टी होना चाहिए, एनएमसी के क्वालिफाइड मार्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर अब कैसे मालूम चलेगा? आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फुल टाइम फैकल्टी है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। घोस्ट फैकल्टी नहीं होना चाहिए। कई बार मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी को दिखाते पर वो एक्चुअली में होते ही नहीं है वो फैकल्टी वहां पे, ठीक है। अब कैसे मालूम चलता है? मान लीजिए डॉक्टर व्यास, एक डॉक्टर व्यास हैं, उनका नाम मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक सर्जन के एचओडी के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन व्यास साहब का शहर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, ऑर्थोपेडिक का अस्पताल है, दिन भर वो अस्पताल देखते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके लिए मेडिकल कॉलेज तो प्रायोरिटी कभी रहेगा ही नहीं। तो ऐसे सभी डॉक्टर्स जो अपने स्वयं के बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं और यदि वो एनएमसी वहां पे आपके मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी लिस्ट में दिखाई पड़ते हैं तो थोड़ा सा पूछ लीजिए, जाके स्टाफ से पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब कब कब आते हैं। केवल नाम ही तो नहीं है उनका, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके करियर का मामला है। ये उनका करियर तो बन गया, ये आपके करियर का मामला है। फिर पीजी रेजिडेंट है कि नहीं है, जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी होता है वहां पे पीजी रेजिडेंट होते हैं, और पीजी रेजिडेंट जो है आपको किसी भी फैकल्टी की तुलना में ज्यादा सिखाते हैं, ज्यादा आपके काम आते हैं, वो वहां पे होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा, फोर्थ चेकलिस्ट में है पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज। तो उसमें क्या चेक करना है आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले जाके चेक कीजिए वहां की लेबोरेटरीज, ठीक है ना, कि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया है, जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी प्रॉपर वेल मेंटेन, फार्माकोलॉजी हो गया, वेल मेंटेन लेबोरेटरी है या नहीं है, ठीक है। वहां की लाइब्रेरी को चेक कीजिए, लाइब्रेरी का साइज कितना है, कितनी किताबों का स्टॉक है वहां पे, लाइब्रेरी में फैसिलिटी ऐसी है कि नहीं कि बच्चा वहां जाके बैठ के पढ़ सके। फिर इसके बाद जो एनाटॉमी के जो यहाँ पर डिसेक्शन हॉल जो होता है वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैडेवर है या नहीं है। पता चला कैडेवर होता ही नहीं है वहां पे, मूवी दिखा दी बच्चों को, ठीक है, तो कैडेवर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए वहां पे, ठीक है। फिर
उस एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एनाटॉमी का म्यूजियम है या नहीं है, एनाटॉमी का एक म्यूजियम होना जरूरी है। बोन लाइब्रेरी है या नहीं है, ये पता कर लीजिए इसमें। फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पैथोलॉजी के वेरियस स्पेसिमेन है या नहीं है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक के स्पेसिमेन है या नहीं है, वो चेक कर लीजिए। ये बहुत हम इन चीज़ों का अवॉइड करते हैं और यही एक कॉलेज का बेसिक्स है पूरा ये, ठीक है। फिर 5वां चेकलिस्ट है सुपर स्पेशलिटी। जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सुपर स्पेशलिटी की सीट्स हैं, मतलब वहां पे डीएम एमसीएच की सीट है, समझ लो आप बढ़िया कॉलेज के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे सुपर स्पेशलिटी होगा, तो वहां पे आपको आंख बंद करके आप सोच सकते हो कि हाँ भाई सुपर स्पेशलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और सुपर स्पेशलिटी के नॉर्म्स काफी स्ट्रांग तगड़े होते हैं, हर किसी को सीट उसकी नहीं मिल जाती है। तो जहां पे सुपर स्पेशलिटी प्रेजेंट है वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन बाकी चेकलिस्ट भी चेक कर लेना। फिर पीजी की सीट्स होना चाहिए। जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जितनी अधिक पीजी की सीट्स होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल के अंदर, वो उतना बेहतर होगा, ठीक है। फिर आपको एक चीज और चेक करना है कि अस्पताल बढ़िया है या नहीं है, कॉलेज अच्छा है या नहीं। कॉलेज के पास सीटी स्कैन होना चाहिए, एमआरआई मशीन होना चाहिए। ये ऐसी पैरामीटर है जो हम देख के समझ जाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन भी होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक पॉइंट है फी और फाइनेंशियल्स, ठीक है, कि कैसे आपको पता करना है इसके बारे में। तो नंबर 1 टोटल फी। मेडिकल कॉलेज में पता कीजिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टोटल फी मेरी कितनी लग रही है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। पता चला फीस बोली उन्होंने 25 लाख और 4 लाख का हर साल एक चार्ज मार रहे हैं वो, ठीक है। तो हिडन चार्जेस पता कर लीजिए, कोई हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए। फीस कितनी है लगेगी टोटल। और सबसे बड़ी बात है, फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक वेबसाइट होती है, एफआरआई की वेबसाइट होती है, उसमें चेक कीजिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आपके स्टेट में फीस कितनी होना चाहिए। तो ऐसा डिमांड कोई अलग से बोलता है कि 1 करोड़ अलग से लाके दे दो, वो उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, कैश में देना, ऐसी जगह पे मत जाइएगा, ये सब कुछ गड़बड़ झाला है के। फीस दीजिए, जो ऑथेंटिक फीस है पेपर पे, पेन पेपर पे, जो जिसका रिसीट मिलेगा वो पे कीजिए आप, ठीक है। फिर जो है ये भी देखिए आप कि एजुकेशन लोन के लिए बैंक से टाई अप है कि नहीं। हमेशा बैंक उन्हीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एजुकेशन लोन के लिए टाई अप करेगा जो रिकॉग्नाइज होंगे, जिनके पास में जो है एनएमसी अप्रूवल होगा, उनको ही रिकॉग्नाइज। बैंक बहुत ड्यू डिलीजेंस करता है। तो एजुकेशन भले ही आप लीजिए मत लीजिए अलग मर्जी, पर पता कर लीजिए कि एजुकेशन लोन के लिए कॉलेज बैंक की लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। फिर रिफंड पॉलिसी क्या है। मान लीजिए मैंने 2 साल के बाद मेरा एमबीबीएस करने का मन नहीं किया, तो क्या कुछ रिफंड होगा। रिफंड नहीं होगा तो कहीं मुझसे आप पूरे 5 साल की फीस तो नहीं ले लोगे। ये सब बातें भी पता कीजिए। थोड़े से बेशरम बनकर जो है वो नेगोशिएट कीजिए, बात कीजिए उनसे आप, ठीक है। पिताजी को बोलिए, बात कीजिए, बताइए मजबूरी और बात कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ये सब दुकानें ही हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दुकानें ही हैं, और दुकान में यदि मोल भाव नहीं करोगे तो लुट जाओगे आप, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो फीस जो फिक्स फीस से कम ले लेंगे, लेकिन ये कि वो रिफंड पॉलिसी मान लो डिसकंटिन्यू कर जाए तो क्या पता चला 50 लाख की लाइबिलिटी लगा के बैठ गए अपने ऊपर, भर रहे हैं बच्चे ने, एमबीबीएस भी नहीं किया तो भी फीस भर दी। ये सब बातें पता कर लीजिए। फिर हॉस्टल को चेक कीजिए कि हॉस्टल प्रॉपर है या नहीं है। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग है कि नहीं है। हॉस्टल में वार्डन फुल टाइम है कि नहीं है। हॉस्टल में सिक्योरिटी है कि नहीं है। मेस जो है वो किस तरह का है, मेस में किसको मेस का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। मेस का खाना हो सके तो टेस्ट भी कीजिए एक बार जाके। मेस जो है उसका चार्जेस क्या है, चार्जेस के अकॉर्डिंग मेस जो है वो प्रॉपर सर्व करता है कि नहीं करता है। स्टेल फूड तो नहीं है, बड़े बड़े फ्रिज में बहुत सारा पुराना खाना तो नहीं रखा रहता है, ये पता कीजिए। कि कैंपस देखिए, कैंपस में बाहर सिक्योरिटी स्टाफ को देखिए कि सिक्योरिटी एजेंसी प्रॉपर है कि नहीं है। वहां पे जो है वो इन एंड आउट के कितने पॉइंट हैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अच्छे कॉलेज में इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, चलताऊ कॉलेज में कंप्रोमाइज कर लिया जाता है, ठीक है। फिर एकेडमिक कल्चर और सपोर्ट देखिए कि वहां पर जो है वो साल भर के दौरान क्या क्या इवेंट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, स्टूडेंट्स के जो है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए वहां पे क्या क्या होता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वहां है कि नहीं है, वहां पर सीनियर्स आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो देख लीजिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में है वो ये है कि नीट का कट ऑफ ट्रेंड देखिए कि जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नीट का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है वो हमेशा अच्छा कॉलेज होता है। और जो 150 नंबर पर भी एडमिशन दे रहा है और फिर आपसे डोनेशन मांग रहा है, मतलब वो गड़बड़ झाला कर रहा है वो, ठीक है। ट्रेंड देखिए लास्ट ईयर की तुलना में इस बार क्या गया। देखिए बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, गलत जगह फंसते तो बच्चे एक दूसरे को बताते हैं। देखो जो व्यक्ति खुश होगा ना, जो व्यक्ति खुश होगा,
सर्विसेज से या पूरी फैसिलिटी से खुश होगा, वो कभी भी जो है किसी को कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा उसकी मर्जी है, अच्छा नहीं बोलेगा तो बुरा भी नहीं बोलेगा। लेकिन जो नाखुश होगा वो रिव्यू जरूर डालेगा। जैसे आप कई जगह जाते हैं, वहां पर आप जो है आपको ठीक लगता है तो शायद आप अच्छा मन में अच्छा बोल लेते हैं, उनको अच्छा बोलते हैं, लेकिन रिव्यू कई बार नहीं डालते पॉजिटिव आप। लेकिन जहां बुरा लगता है वहां का नेगेटिव रिव्यू आप जरूर डालते हो, ठीक है। तो ये इंसानी फितरत है। तो इसलिए वहां पिछली बार से रैंक उसकी नीचे तो नहीं गिरी कॉलेज की, लोगों की प्रायोरिटी बदली तो नहीं है, वो सब चेक कर लीजिए। बात इतनी सी है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो सब जो है बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और उन दुकानों से यदि आपको जो है वो उन दुकानों में यदि आपको जाना है तो आपको पहले चेक करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेरे पास चेकलिस्ट है, ठीक है। अब कुछ रेड फ्लैग्स है जो हमको अवॉइड करना है। ओपीडी आईपीडी यदि बहुत कम है, रेड फ्लैग ये, यदि ओपीडी में बहुत कम पेशेंट दिख रहे हैं, आईपीडी में कोई एडमिट ही नहीं, खाली बेड है, मत एडमिशन लीजिए, ठीक है। फैकल्टी आप किसी भी रैंडम जाके देखिए डिपार्टमेंट में फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, खाली चैम्बर पड़े हुए हैं, मत एडमिशन लीजिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही नया है, चमक तो रहा है लेकिन अंदर खाली है, खाली खाली बड़े कमरे बने, अंदर कुछ है ही नहीं है, लॉक्ड है, मत जाइए, ठीक है। इसके बाद यदि मैनेजमेंट में कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई पार्टनर्स आपस में केस लगा के बैठे हैं, वहां मत जाइए, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स को जो ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंग थर्ड ईयर के बच्चे को पेशेंट को देखने के पास जाने की अनुमति नहीं है, मत जाइए। स्टाइफंड पुराने जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनसे पूछिए आपको स्टाइफंड टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको इंटर्नशिप के दौरान प्रॉपर ड्यूटी लगती है कि नहीं लगती है, आपको कितने कितने महीने में ये पैसे देते हैं। पीजी वालों से पूछिए पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते आपको, बस नहीं मिल रहे हैं, डिले हो रहा है, रेड फ्लैग है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप जब अपने पिताजी की या पिताजी स्वयं इतनी महंगा 25 लाख 40 लाख रुपए साल का भरेंगे फीस ना, इसका वैल्यू है बेटा, तो इसलिए इसको जो है सोच समझ के खर्च कीजिए। तो मैंने अब आज की इस वीडियो में आपके बड़े सारे डाउट क्लियर किए हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस लेने के दौरान किन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।